जानने की कोशिश की और एक नतीजे पे तो हम पहुंचे हैं कि कई सीटें तो ऐसी हैं जहां जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी नहीं पता और जो चुनाव लड़वा रहे हैं उनको भी नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, और जो मतदाता है उनको भी नहीं पता। लेकिन एक चीज जो मैंने पिछले एक हफ्ते के दौरान हरियाणा का जब दौरा किया तो ऑब्जर्व की कि इस बार फ्लोटिंग वोट जो होते हैं, न्यूट्रल वोट जिनको कहा जाता है, और जिस न्यूट्रल वोट पर हर दल की निगाह होती है, देखिए उनकी संख्या बेहद कम हुई है। अब या तो सत्ता पक्ष के हक की वोटें ज्यादा दिखाई दे रही है या सत्ता पक्ष के खिलाफत की वोटें ज्यादा दिखाई दे रही है। जिससे बात करते हैं वो पब्लिक न्यूट्रल दिखाई नहीं दे रही है। दोनों ओर की पब्लिक, चाहे हक की पब्लिक है और चाहे खिलाफत की पब्लिक है, अब की बार वोकल है। वो बोल रही है और बोल के बता रही है, मुद्दे गिनवा रही है, और जो हक की पब्लिक है वो भी बता रही है कि अब की बार काम क्या हुए हैं और किन किन कामों पर एक बार फिर से वो मोदी सरकार के हक में वोट करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि जो 303 सीटें आई थी 2019 में, उसमें 10 सीटों का योगदान भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा से था। क्या उस परिणाम को 2024 में दोहराया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है, कठिन सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कई सीटें ऐसी हैं जिस पे हार जीत का न कैंडिडेट्स को पता चल रहा है कौन आगे है और किसको बढ़त मिलती हुई दिख रही है, न कार्यकर्ताओं को पता चल रहा है और न जनता को। हमारे साथ नवीन धमीजा जी, वरिष्ठ पत्रकार, मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव हरियाणा में अब प्रचार खत्म होने में मात्र 3 दिन बचे हुए हैं, तो धमीजा साहब से जानने की कोशिश करेंगे आज सोमवार को, क्योंकि रैलियों का दौर रहा। अमित शाह भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2-3 सीटों पर प्रचार करने के लिए पहुंचे। उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने सिरसा में प्रचार किया। अमित शाह ने जो है वो झज्जर में और हिसार में अपनी अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए वोट की अपील की। राहुल गांधी का दौरा भी होने वाला है, 23 तारीख को राहुल गांधी भी आएंगे। जोर सब पार्टियों ने लगा रखा है, ताकत झोंक रखी है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी फिर से 10 की 10 सीटों का परिणाम दोहराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों को, कार्यकर्ताओं को एक अलग उम्मीद है। नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज़ इंडिया में। एक बड़ा सवाल ये है कि हमने जितना दौरा किया, लोगों से बातचीत की, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में लोगों से हम मिले। चलो नेताओं का और पार्टियों का तो हम समझते हैं कि वो क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, जो जिसके साथ जुड़ा होगा वो उसके हक की बात करेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिली कि जो वोटर कभी साइलेंट होता था, जो बोलता था कि देखिए जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट देंगे, अब की बार ये चीज ऑब्जर्व करने को मिली कि जो खिलाफ का वोटर है वो भी मुखर है, वो भी बोल रहा है और वो बोल के बता रहा है कि हम अब की बार किसको वोट देने जा रहे हैं। ये बड़ा मतलब परिवर्तन देखने को मिल रहा है। क्या एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है केंद्र की या राज्य की सरकारों की? देखिए डबाज जी, एक समय था जब वोटर ही है ना बड़ा साइलेंट रहता था, वो लोगों को बताता नहीं था कि भी किसको वोट देने जा रहा है। मतलब आमतौर पे देखा गया है कि जब भी चुनाव की घोषणा होती थी तो लोग एक दूसरे से पूछते थे कि भी यार चुनाव में क्या रहेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी को वोट मिलेंगे, कौन सी पार्टी के वोट कटेंगे। तो जो वोटर था वो काफी टाइम से इतना समझदार हो गया था कि वो बोलता ही नहीं था, जो है वो किसी को नहीं बताता था जी। वो कहता था जी अभी तो हम देख रहे हैं, वक्त आएगा तो हम बताएंगे, अभी तो सोचा नहीं है, कुछ ना कुछ कह के वो बात को घुमा देता था, लेकिन ये नहीं बताता था कि वो किधर है।
लेकिन इस बार वोटर जो है मुखर है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं देख रहा हूँ कि भी वोटर मुखर होकर के सामने आ रहा है, चाहे वो खिलाफत वाला हो, चाहे वो जो उनके फेवर का वोट। और मुझे लगता है फेवर वाले वोटर को इसलिए फेवर में आना पड़ा क्योंकि विरोधी मुखर होकर के कहने लगा कि भी मैं जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हूँ या सत्ता के साथ नहीं हूँ, शासन के। जब उधर से विरोधी जब खुल करके बोलने लगता है जी, तो सामने वाले को भी उसका जवाब देना पड़ता है। जवाब देना पड़ता है। तो जो पार्टी के फेवर में है, जो पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं या पार्टी को वोट देना चाहते हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी खुल करके सामने आने लगे जी। तो ये एक ट्रेंड जो है काफी टाइम बाद बदला है, जब जो है वोटर अब खुल करके सामने आया है। मैं अपने दर्शकों से एक छोटी सी अपील करता हूं कि नवीन धमीजा जी हरियाणा की राजनीति की नस पहचानते हैं, नब्ज पहचानते हैं, हरियाणा की राजनीति पे बड़ी बारीक निगाह रखते हैं और इनकी टिप्पणियां हमेशा सुनी जाती है। आपसे अनुरोध है कि नवीन धमीजा जी जब बोल रहे हैं, इनकी टिप्पणियों पे आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। जी नवीन जी। तो देखिए, मैं यही बात बता रहा था कि भी देखिए 30-35 साल से मैं पत्रकारिता में कर रहा हूं और मैंने ये देखा है कि पिछले काफ़ी समय से ही जो है साइलेंट वोटर रहता था, लेकिन इस बार जो है वोटर खुल करके बोल रहा है। चाहे वो गांव का आदमी है, चाहे वो शहर का आदमी है, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी है जी। आज लोग खुल करके बोलने लगे हैं। ये पहले कभी ऐसा माहौल नहीं था, लोग खुल के नहीं बोलते थे। भाई या तो ज्यादा परेशान है इसलिए वो मुखर होकर के बोल रहा है, या उसे लग रहा है कि भी सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए इसलिए मुखर होकर के बोल रहा है। और अगर कोई वोटर मुखर होकर के बोल रहा है तो दूसरी पार्टी को उसके जवाब में सामने आना पड़ रहा है, और जो उनके समर्थक हैं वो भी खुल करके अब बोलने लगे, नहीं हम तो इनके समर्थन में हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है या केंद्र में नरेंद्र मोदी के समर्थन में। तो दोनों ही इस बार वोटर खुल करके सामने आया है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि कई सीटें ऐसी है जहां पे पता ही नहीं चल रहा कि कौन एज पे है, कौन थोड़ा सा बढ़त लिए हुए है, या कौन जो है पिछड़ रहा है। बड़ा कांटे का मुकाबला। मैं कई सीटों का बात करूंगा आपके साथ आगे इसी डिस्कशन में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो वोटर मुखर हुआ है उससे सीटों का पेच ज्यादा फंसा हुआ दिख रहा है। देखिए डबास जी, 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी के नाम की आंधी थी, उनकी एक सुनामी थी जी। उनके नाम का एक जादू था। लोग किसी को नहीं देख रहे थे, किसी उम्मीदवार को नहीं देख रहे थे, किसी कैंडिडेट को नहीं देख रहे थे। लोग ये नहीं देख रहे थे सामने भी कितना बड़ा नेता है, लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी को देख रहे थे और मोदी के नाम पर वोट डाल रहे थे 2014 में, 2019 में। आज परिस्थिति आप ये देखिए, जिसके कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि राहुल गांधी या उनका परिवार अमेठी से हार जाएगा, अमेठी तक से उनको हरा दिया गया, 50,000 वोट से हारे। भाई किसी ने सोचा ही नहीं था जी। तो ये एक बड़ा परिवर्तन था और ये परिवर्तन नरेंद्र मोदी के नाम पर था। लेकिन अब ये 10 साल का समय छोटा नहीं होता है, 10 साल का समय हो गया है, तो विपक्ष को भी मौका मिला मुद्दे उठाने का और लोगों को भी लगा कि भी 10 साल हो गए हैं, तो जो उनकी चाहते थे लोगों की भी जो है चाहते होती हैं कि लोगों को लगता है कि भाई हम लोगों को नौकरियां मिलेंगी, हम महंगाई कम होगी, या उन्होंने बहुत सारे जो वायदे किए थे वो वायदे अगर पूरे नहीं हो पाए तो लोग अब मुखर होकर के बोलने लगे। इस बार नरेंद्र मोदी का वो जादू नहीं है, वो सुनामी नहीं है। इस बार कैंडिडेट्स को अपने आधार पर ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है और हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर ऐसी टक्कर है कि ये नहीं कहा जा सकता कौन हारेगा कौन जीतेगा। पिछली बार 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ले गई थी, हरियाणा से। एक तरफा चुनाव हुआ था, एक तरफा परिणाम आए थे जी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके उम्मीदवार सभी 10 सीटों पर फंसे हुए हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करें तो वो कहते हैं कि 2 सीटें हम मान के चल रहे हैं, कांग्रेस लेकर के जा रही है, उस पर हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, लेकिन 8 सीटें हम निकाल सकते हैं। मैं इसी पे, क्योंकि अभी इस चर्चा में अपना ये था कि 10 की 10 सीटों पे हम विश्लेषण करना चाहें, तो आपने भी पूरा हरियाणा घूमा, मैंने भी पूरा हरियाणा घूमा, जानने की कोशिश की लोगों से। तो जो 2 सीटें बीजेपी वाले बता रहे हैं वो मैंने ऑब्जर्व भी किया। वो 2 सीटें
बीजेपी मान के चल रही है कि कांग्रेस सिरसा और रोहतक शायद निकाल सकती है, बिल्कुल है ना। हालांकि दावा उनकी ओर से फिर भी 10 के 10 का किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह बीजेपी की जो 2 सीटें मान के चली जा रही हैं, जो कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि गुरुग्राम और करनाल जो है बीजेपी की फिलहाल सेफ है। मतलब 2-2 तो इन्होंने आपस में बांट लिया, 2-2 तो बांट ली इन्होंने। अब बच गई 6 सीटें। इन 6 सीटों में जहां हम इस समय मौजूद हैं, मैं आपके पास यहाँ करनाल में इसमें फरीदाबाद में मौजूद हूँ। फरीदाबाद का नवीन जी हमने बड़ा सर्वे किया, पत्रकारों से भी बातचीत की, लोगों से भी जानने की कोशिश की, और फरीदाबाद का सर्वे जो है ना, वो अब की बार जैसे लोग मुखर थे ना, जैसे बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फरीदाबाद की सीट बहुत टफ हो गई। उसके बाद दूसरी सीटों की बात करेंगे, पहले फरीदाबाद की बात। हाँ जी। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस बार फरीदाबाद की सीट बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ सीट हो गई है जी। जब तक, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, जब तक कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा था जी, तब तक भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि ये सीट उनकी क्लियर है। फरीदाबाद से भाजपा उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो 2 बार से लोकसभा चुनाव जीते, 2014 में जीता, 2019 में जीता, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो नारा उनके समर्थक लगा रहे थे कि अब की बार 10 लाख पार। पिछली बार वो 6,38,000 वोटों से जीते थे। देखिए, 6,38,000 की बहुत बड़ी लीड होती है जी जी, देश में तीसरे नंबर की बड़ी लीड थी जी। और उन्हें शायद खुद को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतने बड़े मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन 6,38,000 की लीड आने के बाद लोगों की भी अपेक्षाएं बढ़ी। लोगों को भी लगा कि हाँ यार, इतनी बड़ी लीड है, उनको केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है, तो यहाँ पर काम होने चाहिए। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। और कृष्णपाल जी ने ठीक है कुछ काम करवाए भी, लेकिन लोगों की जो अपेक्षाएं थी, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया। लेकिन आप देखें तो स्मार्ट सिटी का दर्जा जरूर मिला, लेकिन शहर में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं बन पाया जो बनना चाहिए था। एक समय था फरीदाबाद के लोग शहर से बाहर जाते थे तो बड़े गौरवान्वित होकर के कहते थे हम फरीदाबाद में रह रहे हैं। फरीदाबाद एक ऐसी औद्योगिक नगरी थी जिसका नाम पूरे विश्व में जाना जाता था जी। लेकिन आज विश्व में क्या, आज हरियाणा में भी फरीदाबाद का नाम गौरव से नहीं लिया जाता। आज फरीदाबाद से कोई जाता है, कहाँ से आए हो? फरीदाबाद से। अच्छा, इनको भी बिठा दो। पहले क्या होता था, आदमी कहता फरीदाबाद से, अरे अरे फरीदाबाद से आए हैं भाई, साहब को बिठाओ भाई, इनको चाय पानी पिलाओ। पहले ये होता था। अब ये हो गया फरीदाबाद से आए, चलिए कोई नहीं, इनको भी बिठाओ। तो ये फर्क आ गया ये है फरीदाबाद में पहले और अब में। क्या टक्कर कैसी दिखाई दे रही है? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, इस बार जब कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारा मैदान में, महेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार हरियाणा में मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, तो उस वक्त भी जब उतारा तब भी यह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लगा कि भी नहीं, वो चुनाव जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। उनको लगा 10 लाख नहीं होगा तो शायद 9 लाख हो जाएगा, कम हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा, या 6,30,000 की लीड कौन तोड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता चला गया, वो ऐसा लगा कि लोग ये कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हैं जी। क्योंकि इन 10 सालों में कांग्रेस ने भी ऐसा कोई करिश्मा नहीं किया, कोई मेहनत नहीं करी, कोई काम नहीं किया, लेकिन लोगों का विरोध, लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लोग खफा हो गए भारतीय जनता पार्टी से, लोग सरकार से खफा हुए। तो और मुकाबला टाइट है या आज मुकाबला बिल्कुल टाइट हो चुका है, कांग्रेस को एज पे रखे? देखिए, आज से अगर हम बात करते हैं 3 दिन 4 दिन पहले की जी, तो कांग्रेस एज पर थी जी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने रिकवरी की है। अब बराबर का है या उन्होंने चुनाव रिकवर किया है? बीजेपी एज पे या बराबर आए हैं? देखिए, अब जब चुनाव नजदीक आने लगता है, 5-7 दिन जब रह जाते हैं, 1 हफ्ता रह जाता है, तो चुनाव में साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीतियां अपनाई जाती हैं और उसमें चुनाव कई करवटें बदलता है, उतार चढ़ाव आते हैं चुनाव में। नेताओं को तोड़ा भी जाता है, दूसरी पार्टी के समर्थकों को तोड़ा जाता है। जिन शहर में जो लोग वोट बैंक पर
अपना एक कब्जा रखते हैं, जिन लोगों को जो उन्हें कहा जाता है कि भी शहर की सरदारी है, शहर मतलब मान के चले कि आज दोनों चाहे कांग्रेस से बीजेपी बराबर हैं। आज एज पे किसी को नहीं कहा जा सकता, आज दोनों बराबर हैं। आज दोनों बराबर हैं, एज पे किसी को नहीं कहा। चुनाव प्रचार में मात्र 3 दिन का समय रह गया है। चलो साउथ हरियाणा की दूसरी सीटों की बात करते हैं। जी जी। फरीदाबाद के बाद जो सबसे हॉट सीट इस समय हम मान के चले राज बब्बर और राव इंद्रजीत सिंह का जो मुकाबला गुरुग्राम में इस समय चल रहा है, उसका कैसे विश्लेषण करेंगे? देखिए, गुरुग्राम में आज भी माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है जी। राव इंद्रजीत सिंह को वहां मजबूत माना जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ठीक है, मजबूत है सीट। आज भी इवन कांग्रेस भी मानती है कि करनाल और गुरुग्राम भारतीय जनता पार्टी मजबूत चल रही है। आप अगर आंकड़े के हिसाब से देखने की कोशिश करें, 19% तो अहिर वोट है, 17% मेव वोट है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और मेव वोट इस बार ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफा जा रहा है। देखिए, तो मेव वोट इस बार 100% कांग्रेस पर जाता दिखाई दे रहा है जी। तो इसलिए जो नजर आ रहा है भाई, जरूरी नहीं है कि तो राव साहब को उम्मीद जो है ना वो रेवाड़ी और गुरुग्राम से है जी। क्योंकि शहरी मतदाता तो लगभग बीजेपी का माना जाता है। पटौदी, गुरुग्राम, बादशाहपुर और बावल और सोना, रेवाड़ी, ये भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। लेकिन राज बब्बर चूंकि पंजाबी हैं, मेव वोट तो पिछली बार भी राव साहब को उतने नहीं मिले थे। देखिए, मेव वोट उनको पिछली बार ज्यादा नहीं मिले थे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह पिछले दिनों मेवात में गए, उन्होंने एक जनसभा करी। उस जनसभा में उन्होंने वोट मांगे, लेकिन वोट मांगते हुए कहा, जीत तो मैं रेवाड़ी से भी जाऊंगा, मैं गुड़गांव से भी जीत जाऊंगा, लेकिन आप लोग भी अगर मुझे जिता दोगे तो उसमें आपका भी योगदान रहेगा। तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ये कहा कि भी तुम मेरे को जिता करके कोई एहसान नहीं करोगे, जीत तो मैं रहा ही हूं। तो वहां के लोगों को भी, लेकिन राव साहब को ये सोचना चाहिए कि 5% पंजाबी वोट भी है। और कांग्रेस ने इस बार जो राज बब्बर को खड़ा किया है, तो सेलिब्रिटी और पंजाबी वोट अगर वो कहीं ना कहीं टक्कर में आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। तीसरी जो साउथ हरियाणा की मुख्य सीट है, भिवानी महेंद्रगढ़ की हम बात करें, बड़ा उठापटक चल रहा है कांग्रेस के भीतर ही। राव दान सिंह को जब टिकट मिला, एक बार नाराज हुई किरण चौधरी, उसके बाद फिर मान गई, उसके बाद अब फिर से उनके बयान आ रहे हैं कि उनको राव दान सिंह के प्रोग्राम नहीं बताए जा रहे हैं, और वो फ़ोन करती है तो दान सिंह फ़ोन नहीं उठाते हैं, और इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई जितनी अब हो रही है। तो ये जो महेंद्रगढ़ भिवानी की सीट है, यहाँ पे बड़ी बड़ी खबरें ऐसी आ रही है। शुरू में आपसे जब हम विश्लेषण कर रहे थे, आपने बताया कि ये टक्कर का मुकाबला है, अभी क्या लग रहा है? देखिए, भिवानी सीट में टक्कर का मुकाबला है। जैसे फरीदाबाद में है, वैसा ही भिवानी में भी है। भिवानी में कांग्रेस से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी टिकट की दावेदार थी जी। लेकिन उसकी जगह राव दाम सिंह को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया। उनके मैदान में उतरते ही भारतीय जनता पार्टी से धर्मवीर, उनके पुराने सांसद रहे हैं, वहीं दोबारा चुनाव मैदान में हैं। जी। राव दान सिंह का पहले तो किरण चौधरी ने शुरू में अंतर खाते विरोध करना शुरू किया, क्योंकि उनकी बेटी की टिकट कटी है। किरण चौधरी कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं, हरियाणा में मंत्री भी रही हैं, चौधरी बंसीलाल परिवार से हैं। चौधरी बंसीलाल का अपना एक कांग्रेस में बड़ा नाम रहा है। उनकी टिकट कटते ही है, देखो उनका एक असर भी है भिवानी के अंदर। हाँ, आज बीजेपी के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने बोला है कि बंसीलाल परिवार को तो कांग्रेस ने जो है दरकिनार कर दिया उनको, ये और वाकई उन्हें दरकिनार करने का ये है, वहां पर उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिल रहा है। क्योंकि एक जो जाट वोट उनके साथ बंसीलाल जी के साथ था, वो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को मिली, जबकि हरियाणा का जाट इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। आप देखें, हरियाणा में देखें, पंजाब में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, किसान आंदोलन के बाद से जाट मतदाता भाजपा से नाराज है, वो भाजपा के खिलाफ है। लेकिन वहां पर क्योंकि चौधरी बंसीलाल के परिवार को दरकिनार किया गया है, तो मुझे लगता है कि वहां पर कांग्रेस को वो वोट बैंक, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा में कोशिश में लगे हुए हैं कि भी वो जाट वोट कांग्रेस को मिले।
दोस्तों, फरीदाबाद, गुरुग्राम और भिवानी की हम बात करें, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम रोहतक चलते हैं। रोहतक, जैसे हमने प्रोग्राम के शुरुआत में ही कही कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहने लगे हैं कि 2 सीटें हम ये मान रहे हैं कि रोहतक भी उसमें एक है जो कांग्रेस जीत सकती है। तो इस पे चर्चा सिर्फ इतनी करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग सही मान रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खुद कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, वो मान रहे हैं कि हो सकता है इस बार रोहतक चले। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका गढ़ है, उनका अपना क्षेत्र है। हालांकि मैं नाम बता दूंगा तो वो मना कर देंगे कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि वहां से कांग्रेस मजबूत है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकते वो इस बात को। जब ऑन रिकॉर्ड कहेंगे तो कहेंगे नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा था। लेकिन वो क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना घर है, अपना गढ़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि वहां से कांग्रेस मजबूत है। और अच्छी बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा को वहां के लोग ज्यादा चाहते हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या उनकी धर्मपत्नी आशा हुड्डा हो। वहां के लोगों का कहना है कि अगर उनमें से कोई होता तो शायद सीट इतनी मजबूत नहीं होती जितनी दीपेंद्र हुड्डा के आने से मजबूत हुई है। जी। एक और सीट है जो हॉट सीट बनी हुई है, उसका नाम है हिसार। देवीलाल परिवार से 3 लोग हैं, और जब मैं एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने कहा कि देवीलाल परिवार से 3 लोग नहीं, आप ये कहिए कि देवीलाल यूनिवर्सिटी के 4 कैंडिडेट आमने सामने। लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, यानी कि जयप्रकाश और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के बीच है। मैं हिसार रहा, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि कांग्रेस जो है वो ग्रामीण हल्के, चाहे नारनौंद है या उचाना है या उकलाना है, इनमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, और जो शहरी हल्के हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मुकाबला नवीन जी बेहद कड़ा लग रहा है। आज अमित शाह होके गए हैं, कितना फर्क पड़ेगा ये तो 24-25 तारीख को पता चलेगा, लेकिन मुकाबला हिसार में बेहद कड़ा है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। आप देखिए, हरियाणा में चौधरी देवीलाल का बड़ा नाम रहा है। उन्होंने हरियाणा में नहीं बल्कि देश में बड़े बड़े नेताओं को पैदा किया है। चौधरी देवीलाल इतने बड़े नेता थे, अगर देश में उन्होंने किसी बड़े नेता पर हाथ रख दिया और उसको लिए चुनाव मैदान में उतर जाते थे तो वो आदमी चुनाव जीत जाता था। उनको ये माना जाता था कि ये तो ऐसी मशीन है जो नेता बना सकती है। आज सिरसा में भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिरसा गए हैं, उन्होंने रैली की। ये बड़ी बात है। उन्होंने वहां रैली करने से पहले चौधरी देवीलाल और सर छोटू राम को उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने वहां मस्तक टेका। उन्होंने कहा कि भी ये ऐसी भूमि है जहां पर मैं इन बड़े नेताओं को इग्नोर नहीं कर सकता, मैं उनको नतमस्तक करता हूं। तो मजबूरी भी कह सकते हैं नाम लेना, देवीलाल का नाम लेना योगी आदित्यनाथ। हाँ, क्योंकि उनको ये पता है कि भी इस वक्त जाट हमारे से नाराज हैं और हरियाणा में देवीलाल और सर छोटू राम का बड़ा प्रभाव रहा है। तो उन्होंने मतदाताओं के साथ साथ जाट मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। तो और हिसार में देवीलाल परिवार के 3 लोग चुनाव मैदान में हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी से रणजीत चौटाला चुनाव मैदान में हैं और कांग्रेस से जयप्रकाश चुनाव मैदान में हैं। जयप्रकाश भी बड़े नेता हैं, वो पहले भी सांसद भी रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने तो बड़ा नाम है। लेकिन मुकाबला वहां भी कांटे का है, कांटे का मुकाबला है। और मजे की बात यह है कि वहां 4 कैंडिडेट हैं, चारों के चारों जो है एक ही बिरादरी के, जाट बिरादरी के कैंडिडेट हैं। तो वहां के मतदाताओं को अब ये तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें या कांग्रेस को वोट दें। ये मुझे लगता है कि कांटे का मुकाबला कुछ भी हो सकता है वहां। नवीन जी, एक और सीट जो हिसार के बिल्कुल साथ लगती है, सिरसा। 2009 के चुनाव में अशोक तंवर यहाँ से सांसद चुने गए थे, कुमारी शैलजा भी यहाँ से सांसद रह चुकी है। दोनों कैंडिडेट आमने सामने हैं, एक पूर्व कांग्रेसी है, आज भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और शैलजा के पिताजी भी यहाँ से 4 बार सांसद रहे। मैंने इस सीट को जब समझने की कोशिश की, मैंने लोगों से बात की,
और नेताओं से बात की। मुझे व्यक्तिगत तौर पे जो मैं आकलन कर पाया जी, मुझे बीजेपी के नेताओं में वो आत्मविश्वास नहीं दिखाई दिया जो होना चाहिए चुनाव के दौरान ही, कि जी जान लगा रखा है, जीत के लाएंगे सीट को, है ना, किसी भी सूरत में निकालनी है। जबकि कांग्रेस में वो आत्मविश्वास दिखाई दिया। मैंने कांग्रेस की कुछ जनसभाएं रात तक अटेंड की और 4-4, 5-5 घंटे कांग्रेस की कैंडिडेट जो है वो लेट आ रही थी, उसके बावजूद जनसभा में मुझे लगता है कि एक आदमी भी इधर से उधर नहीं हुआ। देखिए डबास जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता खुद मानते हैं कि सिरसा सीट वो कमजोर है, सिरसा में वहां से कांग्रेस सीट निकाल सकती है। वही बात है कि वो कैमरे के सामने नहीं कहेंगे इस बात को, ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहेंगे, लेकिन जब उनसे चर्चा करो तो वो इस बात को मानते हैं। नहीं, हम तो अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। देखिए, चुनाव में जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये जनता तय करती है और 25 तारीख को जनता तय करेगी। लेकिन चुनाव कवर करते वक्त हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है, जो हमने देखा है, वो एज इट इज आपके पास हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के हक में और किसी के खिलाफ हम हो नहीं सकते हैं। पत्रकारिता का जो धर्म है वो हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमने देखा है वो आपको बता रहे हैं। जी नवीन जी। देखिए डबास जी, पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चर्चा कर रहे हैं। हमें किसी पार्टी से, किसी नेता से, किसी के साथ ना कोई संबंध, ना कोई ये है। तो देखिए, वहां पर अशोक तंवर पहले सांसद रह चुके हैं। अशोक तंवर का भी वहां पर अपना नाम है, अपनी पकड़ है। और कुमारी शैलजा का परिवार शुरू से राजनीतिक परिवार रहा है। उनके पिताजी रहे वो सांसद, शैलजा भी रही हैं, सांसद भी रही, केंद्रीय मंत्री भी रही। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां से अपना चेहरा बदला है जी। सुनीता दुग्गल पिछली बार वहां से सांसद थी जी। उनकी टिकट कटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के स्थानीय लोग थे उन्होंने खुद जो है अशोक तंवर का विरोध किया जी। और मुझे लगता है कि वो विरोध तब किया था, अब भले ही वो चुप हो गए, वो चुप नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाते वो जो लोग उस वक्त शुरू में विरोध उठा था, जो लोग कांग्रेस के साथ जुड़ गए, उनकी उस वक्त की जो मनोदशा थी वो आज भी शांत नहीं हुई है। हालांकि चुनाव परिणाम क्या होंगे ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, 25 को लोग वोट देंगे, मतदान करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज हमने गुरुग्राम की बात की, फरीदाबाद लोकसभा सीट की बात की, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात की, रोहतक की बात की, हिसार की और सिरसा की बात की। तमाम समीकरण हमने नवीन जी से समझने की कोशिश की और आपने भी समझना और जानने की कोशिश की होगी कि किस तरह का मुकाबला आने वाली 25 तारीख तक बना हुआ है या बनने वाला है। अगले एपिसोड में हम सोनीपत की बात करेंगे, करनाल की बात करेंगे, कुरुक्षेत्र और अंबाला लोकसभा सीटों पे क्या समीकरण बन रहा है इसकी बात करेंगे। निश्चित तौर पर अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो अपनी राय जरूर दीजिए। आपकी राय से हमारी राय भी बनती है। कमेंट जरूर कीजिए, आपके इन्वॉल्वमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नवीन जी को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि नवीन जी के विश्लेषण से हमें भी ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।